हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जय प्रकरण में काफ़ी सारी टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें हम लोगों ने पोषण देखा था, श्वसन देखा था, वहन देखा था और उत्सर्जन देखा था। इसमें हमने पोषण के प्रकार देखे थे, उसके बाद से श्वसन कैसे होता है ये देखे थे, वहन क्यों जरूरी है ये देखे थे, उसके बाद से उत्सर्जन की आखिर आवश्यकता क्यों है ये देखे थे। तो उन टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आया भी होगा। हालांकि कोई कमेंट्स नहीं मिला तो मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय। आज का टॉपिक क्या है? नियंत्रण और समन्वय है, जिसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आखिर ये नियंत्रण और समन्वय होता क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही होगा कि ये नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। बात सही है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बोल रहे हैं, हम अभी चल रहे हैं, इसके अलावा हम अभी सोच रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी कई सारी गतिविधियां जो है वो हो रही होती हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इन सभी गतिविधियों को एक साथ उस पे कंट्रोल बनाना है, उसको नियंत्रित करना है। उसके साथ साथ इन सबको एक के साथ एक करके सबके साथ तालमेल बिठा करके काम करवाना है। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? मान लीजिए कि अभी मेरा दिमाग जो है वो कह रहा है कि अभी हाथ जो है ऊपर उठाना है, हाथ ऊपर उठाना है, और हमारा हाथ ऊपर उठे ही ना, तालमेल गड़बड़ हो गया। हमारा हाथ का ये हमारा दिमाग कह रहा है कि हाथ को ऊपर उठाओ, हाथ कह रहा है हम ना उठेंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे नहीं उठेंगे तो तालमेल तो खटक गया, यहां तो गड़बड़ हो गई बातें, तालमेल तो हुआ नहीं। तो दिमाग जिस तरह से कह रहा है उस तरह से गतिविधियां हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में हो, यही तो है अपना तालमेल, यही तो है समन्वय। यानी हम जो सोचे वो हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है उस प्रकार से काम करे। ये क्या होता है? ये आपका समन्वय होता है। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। यानी हमारा दिमाग जो कहेगा हम वही करेंगे। तो इन्हीं सभी विषयों पे हम लोग आज इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। यानी किस प्रकार से हमारा दिमाग जो है वो नियंत्रण करता है हमारे अंगों पर, और हमारे अंदर हो रही गतिविधियों पर किस प्रकार से दिमाग कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय समझ में आ गया होगा। आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बाबू मेरे, आखिर ये नियंत्रण और समन्वय हम लोग कहते किसको हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए? हालांकि मैंने आपको समझाया ये कि कहते किसे हैं, तो इसको देखिएगा। नियंत्रण और समन्वय हम लोग कहते किसे हैं बाबू? ये कहते हैं कि शरीर में विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित और संयोजित करने के लिए। संयोजित कहने का मतलब क्या? एक दूसरे के साथ जो है समायोजित करना, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना, जो इंफॉर्मेशन मिले उसके अनुरूप काम करना, उसके अनुरूप काम करना। बात क्लियर ना? उसके अनुरूप काम करना। तो ये क्या होता है? ये अपना संयोजित हो जाता है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को एक साथ हम लोग मिला करके क्या कह देते हैं? नियंत्रण और समन्वय कह देते हैं। यानी हमारे साथ क्या हो रहा है? अब हमारे अंगों के और दिमाग के बीच तालमेल बैठ गया है। दिमाग फुल्ली कंट्रोल तरीके से क्या कर रहा है? उसको नियंत्रित कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह दिए? नियंत्रण और समन्वय कह दिए। बेसिकली हमारे शरीर में दो प्रकार से नियंत्रण और समन्वय कंट्रोल किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं, या फिर चलते हैं आप कह सकते हो। दो प्रकार से होते हैं नियंत्रण और समन्वय। एक होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और एक होता है रासायनिक तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, एक रासायनिक तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र में हमारा मुख्य रूप से हमारा मस्तिष्क इसमें सम्मिलित होता है, हमारा मेरुरज्जु सम्मिलित होता है, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो जो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसको न्यूरॉन कहते हैं वो इसमें सम्मिलित होता है। और इन्हीं सब के मिलने जुलने से हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होती है। क्लियर ना? दूसरा होता है रासायनिक
तंत्र, या फिर कह सकते हो अंतःस्रावी तंत्र, रासायनिक तंत्र कह दो या फिर अंतःस्रावी तंत्र कह दो, क्योंकि रासायनिक तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र में कुल मिलाकर आपका रसायन ही है जो नियंत्रण और समन्वय का काम जो है वो करता है। और इसमें मुख्य रूप से काम कौन करता है? हार्मोन्स। कौन काम करते हैं? हार्मोन काम करते हैं। जैसे अभी हमको गुस्सा दिलाना है, अभी हमको गुस्सा दिलाना है, ठीक है, या फिर अभी हमको डर लग रहा है, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा शरीर के अंदर से? तो एड्रेनलिन निकलेगा बाबू मेरे। उसके कारण से भैया मेरे अब हम डर से बचाता है, रक्तचाप को कंट्रोल कर लेता है वो, तो वो निकल जाएगा। अभी मान लो कि उसके साथ साथ अभी जो है अपना मन कर रहा है कि नहीं भाई मेरे, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपना मन कर रहा है नहीं खाना है, अपने को बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट जो है ना वो खाना खाना है, तो उसके साथ साथ अब वो जो है दिमाग वाला जो सेंटर है वो कंट्रोल कर लेगा उसको कि अब वो भूख लगाएगा, वहां से हार्मोन छोड़ेगा वो। अब वहां से वो हार्मोन छोड़ेगा, अब वो आके पेट में कहेगा कि तुम HCl वगैरह सब स्रावित करवा दो, इसको भूख लगवाओ, क्योंकि अब ये खाने के लायक हो गया है, अब इसको खाना चाहिए, तो वहां से वो नियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारे अंदर। जैसे एक इंसुलिन की बात करें, सामान्यतया वो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगर हम इंसुलिन की बात कर लेते हैं तो इंसुलिन का काम भी क्या होता है? हमारे शरीर में जो बढ़े हुए रक्त शर्करा है उसको नियंत्रित कर लेता है। थायरोक्सिन की बात करें तो हमारे शरीर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के उपचयन में मदद करता है, उसको अनकंट्रोल्ड नहीं होने देता है। तो ये सारे हार्मोन जो है ये भी मिलजुल कर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर नियंत्रित वे में काम करवाते हैं। अगर मान लो कि इंसुलिन नहीं होता तो मामला अनियंत्रित हो जाता, और जिसके अंदर इंसुलिन का स्रवण बंद हो जाता है, जिसके अंदर इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है, उनके अंदर क्या डायबिटीज हो जाता है, चीनी हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो इंसुलिन करता क्या है भाई? उसको नियंत्रित रखता है, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग उसको नियंत्रित रखता है। उसी तरह से अगर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट का उपचयन करवाना नियंत्रित वे में करवाना है तो थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए ना उसके लिए। अपने को इमरजेंसी सिचुएशन से अपने को बाहर निकालना है, उसके लिए एड्रेनलिन चाहिए ना। तो ये रासायनिक तंत्र होता है जो हमारे अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम करवाता है। तो दो प्रकार के तंत्र जो है वो अपने अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम करवाते हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा होता है अंतःस्रावी कह दीजिए, या फिर आप इसको रासायनिक तंत्र कह सकते हैं। अंतःस्रावी कहने का मतलब ये होता है, ये अंतःस्रावी होता ही इसलिए है कि इसमें से क्या होता है? हार्मोन से स्रावित होते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको कि दो प्रकार के आपकी ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्य स्रावी होती है। अंतःस्रावी का काम जनरली हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बाह्य स्रावी का काम होता है एंजाइम का स्राव करना। क्लियर ना? किसका स्राव करता है? एक तो एंजाइम का स्राव करेगा जो बाह्य स्रावी होगा, और जो अंतःस्रावी होगा वो क्या करेगा? वो आपका हार्मोन्स के श्रवण करते हैं। और एक और होता है जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और वो मिश्रित ग्रंथि जो है जो दोनों का स्राव करेगा, जिसमें अग्न्याशय का नाम मैंने आपको बताया था। अग्न्याशय का नाम मैंने बताया था आपको, जो दोनों स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन है, उसके साथ साथ आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ये एंजाइम है, इसको भी स्रावित करता है। कौन? अपना अग्न्याशय। तो अग्न्याशय क्या हो गया? ये दोनों प्रकार के ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि हो गए। तो ये ग्रंथियों के बारे में मैंने कल बताया भी था। तो अंतःस्रावी करने का मतलब ये हार्मोन जो है ना वो स्रावित करेगा, जिससे हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होगी। जैसे देखा जाए हार्मोन जो है ना रासायनिक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हार्मोन ही होते हैं जो रासायनिक संदेशवाहक की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं, ठीक ना? कहां कितना आवश्यकता किस चीज का है ये सब जाके हार्मोन निर्धारित कर देता है, ठीक है? सब जाके हार्मोन निर्धारित कर देता है। हमारा हाइट कितना बढ़ेगा या फिर हम कितना छोटे रहेंगे, कितने बड़े होंगे, ये सब कौन निर्धारित करता है? ये सब हार्मोन महोदय निर्धारित करते हैं, अपने ये रासायनिक संदेशवाहक महोदय निर्धारित करते हैं, ठीक है? अब इसमें हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथियां जो है ना इसमें होती है, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हम इसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब इसमें देखते हैं जरा तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र जो है ना ये अकेले नहीं है,
ये तंत्रिका तंत्र अकेले नहीं होता है, ये तंत्रिका तंत्र जो है यह एक संगठित जाल होता है। किसका संगठित जाल होता है बाबू मेरे? तो न्यूरॉन का। तंत्रिका तंत्र ये अकेले नहीं होता। तंत्र कहने का मतलब ही सिस्टम हो गया। अब सिस्टम कहने का मतलब इसमें बहुत सारे अंग आ जाएंगे। अंग तंत्र जो है वो कैसे बनता? अंगों के मिलने से ही अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो चूंकि ये तंत्रिका तंत्र है तो ये तंत्रिकाओं के मिलने से ही ये तंत्र का निर्माण होगा। और तंत्रिका बोले तो न्यूरॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र जो है यह एक संगठित जाल होता है। किसका? न्यूरॉन का। और ये न्यूरॉन जो होता है ये क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि इसका निर्माण ही है न्यूरॉन से हुआ। क्लियर ना? इसका निर्माण जो किससे हुआ? न्यूरॉन से हुआ। अब न्यूरॉन की फोटो हम आगे देखेंगे कैसा होता है, ठीक ना, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अब अगर देखा जाए यहां पर, ये न्यूरॉन जो है ग्राही अंगों से चिपके हुए होते हैं। ग्राही कहने का मतलब क्या होता है बाबू? ये न्यूरॉन जो है ये ग्राही अंगों से चिपके हुए होते हैं। और ये ग्राही कहने का मतलब रिसेप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता। अब ये ग्रहण किसको करेगा? अब ये ग्रहण किसको करेगा? तो सूचनाओं को ग्रहण करे। ग्राही अंगों का काम क्या होता है? सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करना। अब ग्राही अंग अपने पास कितने होते हैं? जिसको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, उसी में ग्राही न्यूरॉन जो है वो लगा हुआ होता है। अपने ज्ञानेंद्रिया में ही लगा हुआ होता है। ज्ञानेंद्रिया कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें अपना आंख हो जाएगा, जिसमें अपना जीभ हो जाएगा, जिसमें अपना कान हो जाएगा, नाक हो जाएगा और त्वचा हो जाएगा। ये 5 ज्ञानेंद्रिया अपने पास है। ये 5 ज्ञानेंद्रिया जो है इसमें विशिष्ट प्रकार की तंत्रिका कोशिका मेरे लगी हुई होती है, जो रिसेप्टर्स का काम करती है, जो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, जो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? ग्राही कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इन 5 में कौन कौन से ग्राही अंग होते हैं और क्या क्या वो ग्रहण करते हैं, जरा देखना। अब ये सूचना ग्रहण करेंगे, जैसे मान लो कि कान है। अब कान का काम क्या होता है? आप सबको पता होगा, कान का काम होता है सुनना। कान का काम क्या होता है? सुनना। यानी ये आवाज को ग्रहण करेगा। किसको ग्रहण करेगा? आवाज को ये रिसेप्ट करेगा, आवाज को ये सुनेगा। तो इसमें इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम श्रवण ग्राही कह देंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? इसको हम लोग श्रवण ग्राही कह देंगे। इसको क्या कह देंगे हम? इसको श्रवण ग्राही कह देंगे, क्योंकि ये आवाज को सुन रहा है। और चूंकि ये ग्राही अंग है, इसीलिए हम इसको कौन सा ग्राही कहेंगे? श्रवण ग्राही। आवाज को रिसेप्ट करेगा, ठीक ना। और साथ ही साथ अब देखिएगा, ये संतुलन बनाने का काम भी करता है, ये संतुलन का काम करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो बाह्य कर्ण होता है ये, इसका काम क्या होता है? ये संतुलन बनाने का काम करता है। अगर ये बाबू मेरी ये नहीं रहे तो शरीर असंतुलित हो जाता है। हालांकि बाद में आदमी अभ्यास करते करते संतुलित कर लेता है, लेकिन ये जो है ना ये असंतुलित कर दे। अगर अभी हम अपना कान कटवा ले, हालांकि कटता तो नाक है, कटता तो नाक है, लेकिन अगर हम अभी ये कान कटवा लें, अभी इसको कटवा लें हम, तो क्या होगा? क्या हो सकता है? हमको सुनाई देना बंद हो जाएगा। इधर से सुनाई देना, इधर वाला कोई चिल्लाएगा तो अब आवाज को इधर से घूम के आने में इस कान में समय तो लगेगा। ठीक, अब हम इधर नहीं देखेंगे, अब अच्छा इधर से आवाज आ रहा तो हम इधर देखेंगे, तो संतुलन तो थोड़ा हमारा अनबैलेंस हो गया ना। तो ये कान जो है ये करता क्या है? ये ग्राही का काम करता है। कौन सा ग्राही होता है? ये श्रवण ग्राही होता है। साथ ही साथ आंख की बात करें तो ये प्रकाश ग्राही होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को ही ग्रहण करता है, प्रकाश को ये देख पाता है। क्योंकि हम भी अगर देख पाते हैं चारों तरफ, किसी वस्तु को अगर हम देख पाते हैं तो किस कारण से देख पाते हैं? क्योंकि उस पे प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश हमारी आंखों से टकराता है और तब जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे आंखों में आ क्या रहा है? प्रकाश ही तो आ रहा है। तो आंख हमारा कौन सा हो गया? ये प्रकाश ग्राही हो गया। उसके बाद से त्वचा की बात करें अगर, तो हमारा त्वचा क्या है? ये मान लो हम छुए हैं तो स्पर्श तो हुआ, तो कुछ तो महसूस हमको होता है ना। तो क्या महसूस होगा? या तो हाथ ठंडा होगा या फिर गर्म होगा, या तो हाथ ठंडा होगा या फिर गर्म होगा। इसीलिए इसको हम कहेंगे ताप ग्राही कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? हम इसको ताप ग्राही करेंगे, क्योंकि ये ताप के माध्यम से भी ये हमें महसूस करवाता है। ये ताप को रिसेप्ट करता है, ताप को ग्रहण करता है, तो इसको ताप ग्राही कह देंगे।
ठीक है बाबू मेरे। अब उसके साथ साथ एक आता है नाक। नाक कटवा लिए? नहीं गुरुजी, नाक नहीं कटवाएंगे, हम बोर्ड में एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आएंगे, नाक नहीं कटवाएंगे, ठीक है ना। तो नाक मत कटवा लेना, ओके बाबू मेरे, नाक तो बिल्कुल ही मत कटवाना। अब इसमें देखिए, नाक का मतलब होता है घ्राणग्राही। क्या होता है? घ्राणग्राही होता है। घ्राणग्राही कहने का मतलब क्या, कि अपना नाक जो है वो स्मेल, गंध को पहचानता है। इसमें वो सिस्टम लगा हुआ है, ओल्फैक्टरी लोब जो है अपने मस्तिष्क में है, सूचना यहां से रिसेप्ट करेगा और पहुंचाएगा कहां? ओल्फैक्टरी लोब में, घ्राणग्राही में, वहां पहुंचाएगा और अपने को स्मेल महसूस होगा। हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे कोई गंध अपने को मिल गया, मरा मुर्दा कहीं जो है ना, सड़ा गला सियार मरा हुआ है, तो वहां से गंध आएगा उड़ के अपने नाकों में, और नाक में आएगा तो अपने को फील होगा, भाई सूचना पहुंचा देगा दिमाग में, भाई ये तो सड़ा हुआ चीज है, अलग रहो। अब वहीं कहीं खाना बन रहा होगा, अच्छा सा खाना एकदम, उसका सुगंध आएगा तो मन खुश हो जाएगा, कहेगा अरे भाई कहाँ खाना बन रहा है, ऐसा खाना मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए, है कि नहीं है? मुंह में पानी आ गया मुंह में पानी आ गया यार, ठीक है, ठीक, अच्छा खाना, मुंह में पानी आ गया सुन के, ठीक है, ठीक है बाबू मेरे। तो घ्राणग्राही ये क्या करेगा, ये गंध का पता लगाता है, अच्छा गंध है, बुरा गंध है, ये तो दिमाग डिसाइड करता है, बस इसका काम है सूंघ लेना और सूंघ के दिमाग तक पहुंचा देना। दिमाग के पास जैसे पहुंचेगा तो वहां पर वो बताएगा कि अच्छा नहीं, ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। जो आपको अच्छा फील करवाएगा वो अच्छा गंध है, जो बुरा फील करवाएगा बुरा गंध है। हाँ, तो ये कुल मिलाकर गंध का पता लगाता है। एक आखिरी होता है जीभ, बहुत चटोर होता है ये जीभ। जीभ का काम क्या होता है, ये रस संवेदी ग्राही होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये रस संवेदी ग्राही होता है, यानी ये टेस्ट को, स्वाद का पता लगाता है। हाँ, जीभ पे आपने कुछ वस्तु यानी कोई भी चीज रखा तो उसका स्वाद हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये मीठा लग रहा है, अच्छा ये तीखा लग रहा है, अच्छा ये फलाना लग रहा है, अच्छा ये ढिमकाना लग रहा है, तो स्वाद का पता लगाएगा। किसका पता लगाएगा? स्वाद का पता लगाएगा। कौन? अपना जीभ। तो ये ग्राही अंग होते हैं बाबू मेरे। तो आपसे पूछेगा कि कितने ग्राही अंग होते हैं, तो अपने पास 5 ग्राही अंग होते हैं, जिसमें अपने ग्राही तंत्रिका जो है ना उसमें लगी हुई होती है, जो सूचनाओं को कलेक्ट करने का काम करता है, सूचना लेता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो अपने को मिली है ये सूचना ही तो है। अपने पास कान में जो चीज आया है आवाज, वो किस रूप में आया? सूचना के रूप में ही तो आया है। आया है तो दिमाग अपने उसके प्रति दिमाग कुछ काम करेगा। मान लो कि पिताजी बुला रहे हैं, अब पिताजी बुलाए तो कान सुना तो दिमाग में गया, दिमाग में गया तो दिमाग अब सोचेगा ना उस सूचना के प्रति अपने को रिएक्शन क्या करना है, पिताजी का बात मानना है, जाना है उनके पास कि नहीं जाना है। मोट दिमाग का होगा तो नहीं जाएगा, और मां संस्कारी बच्चा होगा तो बुलाने पर जाएगा। तो ये दिमाग सारा डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मिला क्या अपने को? सूचना ही मिला। अब अपने पास प्रकाश आया, तो प्रकाश जैसे ही आया तो अब अपने को आंख बंद करना कि आंख खुला रखना है, किसी चीज को देखना है कि नहीं देखना है, ये आंख का काम नहीं है, ये दिमाग का काम है। अब आंख तो केवल सूचना ग्रहण करता है, वो ले लिया, दिमाग को पहुंचा दिया, दिमाग कहेगा बंद कर, नहीं देखना है, आंख बंद कर, आंख बंद करवा देगा। कहेगा नहीं देख, आंख फाड़ के देख, तो आंख फाड़ के देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सारा काम कौन करवाता है? दिमाग करवाता है। अपना सूचना ग्रहण करने का काम कौन किया? आंख किया। इसी प्रकार से बाकी सारे ग्राही अंग जो है वो सूचना को ही ग्रहण करते हैं ग्राही तंत्रिका के द्वारा। क्लियर ना? इतनी सी बातें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बाबू मेरे बढ़ते हैं, और जो तंत्रिका की हम लोग बात उसी समय से कर रहे हैं, वो तंत्रिका यही है, आप देख सकते हो। इसको क्या कहता है हम लोग? तंत्रिका। अब ये तंत्रिका क्या होता है, ये प्रश्न कॉमनली पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि बताइए तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे तंत्रिका कोशिका। क्या कहोगे? तंत्रिका कोशिका बोले तो न्यूरॉन। क्या कहोगे मेरे दोस्त? इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। आपको लिखा रहेगा, न्यूरॉन लिखा रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और एक नेफ्रॉन की बात याद रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नेफ्रॉन जो है अपना किडनी में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और ये बाबू मेरे अपने किसमें? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो ये जो है ना भूलना नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है न्यूरॉन, और ये नेफ्रॉन, दोनों नाम सेम लगते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने बताया यहाँ पर कि ये नेफ्रॉन है जो किडनी में होता है, और ये अपना न्यूरॉन है जो कहाँ होता है? ये होता है अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है न्यूरॉन।
और ये अपना अपना किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ब्रिक का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है? अपना नेफ्रॉन होता है। और ये तंत्रिका तंत्र का होता है। ओके ना। तो ये अपने पास बाबू मेरे आपको न्यूरॉन देखने को मिल रहा है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसको कहते हैं द्रुमिका। इसको क्या कहते हैं बाबू मेरे? द्रुमिका कहते हैं। यही द्रुमिका जो है अपने ग्राही अंगों में लगा हुआ चिपका हुआ होता है। ये मान लो कि अपना जो है ना ग्राही अंग जो है उसमें कौन भाग सटा होगा? तो द्रुमिका सटा होगा। ग्राही अंग जैसे सूचना लिया इसके माध्यम से सूचना ग्रहण हो जाता है। द्रुमिका क्या करता है? सूचना को ग्रहण करने का काम करता है। तो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम यानी संदेश प्राप्त करने का काम कौन करता है? द्रुमिका करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेंड्राइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये सूचना ग्रहण करने का काम करता है। अब सूचना ग्रहण करके किसको देगा? ये कोशिका काय आपको दिख रहा होगा। कोशिका काय कहने का मतलब इस पूरे कोशिका का ये शरीर है। ये पूरा कोशिका है एक, और शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखिएगा। ये सबसे लंबी कोशिका के रूप में इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका के रूप में इसको जाना जाता है। ओके ना बाबू? सबसे लंबी कोशिका के रूप में इसको जाना जाता है। ये तंत्रिका कोशिका है। अब ये कोशिका काय है? पूरे कोशिका का शरीर है। इसमें न्यूक्लियस है। अगर कोशिका है तो न्यूक्लियस तो होगा, केंद्रक तो होगा। तो यहाँ पर केंद्रक भी महोदय आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कोशिका काय भी मिल जाएगा। अब सूचना महोदय ये ग्रहण करते हैं। अब ये सूचना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक ना। तो अब कोशिका काय का क्या होता है? ये सूचना को एकत्र करता है और एकत्र करके आगे बढ़ाने का काम बाबू मेरे ये करता है। कौन? अपना कोशिका काय। कौन? यानी कोशिका काय, ठीक है ना। तो ये कोशिका काय बाबू मेरे अपना कर दिया। इसको इंग्लिश में साइटोन भी कहते हैं हम लोग शायद, है ना। इंग्लिश में साइटोन कहते हैं, ठीक ना। तो ये साइटोन होता है कोशिका काय, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा तो इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, बस सूचनाओं को लेगा यहां से कोशिका काय से और ये अंतिम सिरा तक पहुंचा देगा न्यूरॉन के। न्यूरॉन के अंतिम सिरा तक क्या करेगा? ये सूचना को पहुंचा देगा। कौन? एक्सॉन। बोले तो एक्सॉन, जिसको हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरे? इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। ओके ना। तो ये एक्सॉन जो है वो क्या करता है? सूचना को आगे बढ़ाने का काम जो है वो कर देता है, यानी अंतिम सिरा तक पहुंचा देता है। अब एक तंत्रिका का जो है अंतिम सिरा होता है, अभी इसका काम होता है अगले न्यूरॉन को संदेश जो है ना वो पास करवाता है। यानी सूचना कुल मिलाकर मिला कहां से? तो अपने द्रुमिका में सूचना मिला, कोशिका काय में जमा हुआ और यहां से आगे बढ़ाया तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष जो है ना आगे बढ़ा दिया कहां? अंतिम सिरा में। अभी अंतिम सिरा का काम क्या होगा? इसके अगले न्यूरॉन को यह सूचना ट्रांसफर करेगा। जैसे यहां पर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ, यहां पर आप देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लो कि यहां पर अपने पास दो यहां पर न्यूरॉन आपको दिख रहा होगा। ये दोनों न्यूरॉन में क्या दिख रहा है आपको बताइए? यहां पर आपका द्रुमिका है, सूचना यहां से लिया, सूचना इसमें जमा हुआ, सूचना इससे आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और यहां पर यहां तक पहुंचा अंतिम सिरा तक। अब ये अंतिम सिरा किसको सूचना देगा? अगले न्यूरॉन को। किसको सूचना देगा? अगले न्यूरॉन को सूचना देगा। अब ये न्यूरॉन जो है, ये सभी न्यूरॉन जो है ना एक दूसरे से पूंछ और मुंडी, पूंछ मुंडी, पूंछ मुंडी, पूंछ मुंडी, इस प्रकार से वो जुड़े हुए होते हैं। पूंछ कहने का मतलब क्या? अंतिम सिरा और द्रुमिका, यानी तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और द्रुमिका, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं पूरे शरीर में, और पूरा एक लंबा संगठित जाल होता है इसी प्रकार से जुड़े हुए न्यूरॉनों का। समझ रहे हो ना। तो अब ये इसका पूंछ और इसका मुंडी आपस में जुड़े हैं। अब सूचना इधर से इधर जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है गुरुजी, दोनों के बीच में तो गैप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दोनों के बीच में गैप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी दो तंत्रिकाओं के बीच खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब ये दो तंत्रिका आपस में जुड़ रहा है, अब इसके बीच में देखिएगा तो यहां पर खाली जगह आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? खाली जगह देखने को मिलेगा। अब सूचना बाबू मेरे इधर से उधर ट्रांसफर करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूचना यहां से मिलता है, जो सूचना यहां से मिलता है बाबू मेरे, वो सूचना जो है विद्युत आवेग के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? विद्युत आवेग के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है?
विद्युत आवेग के रूप में मिलता है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि अब विद्युत आवेग जो है ना, अब यहां से मान लो कि तार अपने पास है, ये तार रहा और यहां पर कुछ गैप मिल गया अपने पास, ये गैप देखने को मिल रहा है। अब दो तारों के बीच में गैप है, तो अब विद्युत जो है इधर से इधर तो ट्रांसफर होगा नहीं। समझ रहे हो बात? मान लो कि अपने पास दो तार है, अब इधर से मैंने विद्युत दिया, तो विद्युत अब इस गैप को पूरा करके इधर इस तार में तो नहीं आ जाएगा ना, नहीं आएगा ना। अब इसके लिए क्या होता है बाबू मेरे, अब देखना, अब चूंकि यहां पर कहा जा रहा है कि दो तंत्रिकाओं के बीच खाली जगह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, सिनेप्स कहते हैं। अब दिक्कत वाली, तंत्रिका हम कह रहे हैं मतलब न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है ना। न्यूरॉन इंग्लिश शब्द है, तंत्रिका हिंदी है, याद रखिएगा, उसको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब बात यहां पर यह करते हैं कि अब उस गैप में विद्युत आवेग आगे बढ़ेगा कैसे। तो अब उसके लिए जो है ना, ये तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है आप देख सकते हो, यहां पर जो है ना क्या होता है मेरे, यहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी अगर हम यहां पर कहें बाबू मेरे, यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर विद्युत आवेग का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब विद्युत आवेग जो है वो किस में बदल गया, अब ये बदल गया रसायन में। अब रसायन तो आगे बढ़ सकता है ना, अब यहां तक विद्युत आया, आगे बढ़ा तो रसायन हो गया। अब ये रसायन अगले द्रुमिका को मिलेगा, अब जब अगले द्रुमिका को मिलेगा फिर से विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये रासायनिक परिवर्तन हुआ और फिर अब जब इसमें सूचना आएगा तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वापस से विद्युत आवेग में ये परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब ये विद्युत आवेग में फिर वापस से परिवर्तित हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा कोशिका काय में, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष से फिर पहुंचेगा कोशिका के अंतिम सिरा में, और वहां पर जाकर के फिर रासायनिक परिवर्तन होगा, फिर उसको विद्युत आवेग में अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर उससे आगे बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से विद्युत आवेग रासायनिक परिवर्तन, विद्युत आवेग रासायनिक परिवर्तन होते जाता है। क्लियर ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? ओके। तो अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि गुरुजी आखिर विद्युत आवेग में ही क्यों, विद्युत आवेग में ही सूचनाएं जो है वो आगे क्यों बढ़ती है। आप सबको पता है कि मानव शरीर बहुत बड़ा शरीर है और हालांकि नीचे की सूचना को दिमाग तक पहुंचाना है। मान लो कि अपने अंगूठे में चोट लगा, यह सूचना अपने दिमाग तक पहुंचाना है कि हाँ चोट लगा है, तो अब उस चोट लगने के कारण का पता लगाने के लिए अपने को क्या करना, जल्दी से देखना होगा नीचे कि भाई चोट लगा तो किस में लगा, कोई सांप वगैरह तो नहीं काट लिया, कोई पीन तो वगैरह तो नहीं चुभ गया। अब उस क्षति से बचने के लिए सूचना अपने पास जल्दी पहुंचना चाहिए दिमाग के पास। अब विद्युत आवेग जो है वो बहुत तेजी गति से सूचना को मस्तिष्क के पास पहुंचाता है, बहुत तेजी से सूचना को मस्तिष्क के पास पहुंचा देता है, जिससे हम एक्शन सही समय पे कर लेते हैं और क्षति शरीर को नहीं पहुंचती है। अब मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और कहीं अचानक से कुछ हमारे सामने आ जाता है तो हम रुकते हैं। हम रुकते हैं, क्यों रुके भाई, क्योंकि सूचना अपने को बहुत जल्दी मिला, सूचना तो मिला और वो जल्दी पहुंच गया दिमाग के पास और दिमाग एनालिसिस कर लिया और हम रुक गए। ठीक ना। तो अब यहां पर सूचनाओं को जल्दी पहुंचाना होता है ताकि कोई क्षति ना पहुंच जाए, इसलिए। अब मान लो रासायनिक तंत्र के द्वारा अगर ये काम हो रहा होता तो सोचो कि हम किसी ट्रक के सामने जा रहे, मतलब जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ गया, हाँ, अब रासायनिक क्या बोलते हैं तंत्र के द्वारा अगर ये सूचना दिमाग तक पहुंचाना होता तो रासायनिक तंत्र वहां से लेता, धीरे धीरे एक एक कोशिका को पार करता, धीरे धीरे पहुंचते 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 हमको लगता है 2-3 साल लग ही जाता दिमाग तक पहुंचने में, तब तक पता चलता हम लोग निपट गए, हम लोग निपट गए। तो इसलिए विद्युत आवेग की आवश्यकता पड़ती है ताकि सूचनाओं को जल्दी से जल्दी दिमाग तक पहुंचाया जा सके, अपने मस्तिष्क तक पहुंचाया जा सके। ओके ना, इसलिए विद्युत आवेग जो है ना इसमें काम में लिया जाता है। तो आपको पता चल गया सिनेप्स क्या होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली जगह को क्या कह देते हैं हम लोग, सिनेप्स कह देते हैं। वहीं पर क्या होता है, विद्युत आवेग का रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके ना बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक प्रतिवर्ती क्रिया। क्या था वो मेरे, प्रतिवर्ती क्रिया। पहले इस प्रतिवर्ती क्रिया में एक पढ़ेंगे हम लोग उद्दीपन। पहले उद्दीपन देखते हैं, उद्दीपन क्या होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं।
क्या कहते हैं हम लोग, स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये उद्दीपन क्या होता है, ये पूरे चैप्टर में आपको परेशान करेगा, पहले इसको समझ लीजिए। उद्दीपन कहने का मतलब क्या होता है उम्रे, हमने सूचना, हमने कुछ देखा, हमने कुछ देखा, अपने को सूचना प्राप्त हो गई कि भाई हमने फलाना चीज को देख लिया है, तो अपने को क्या मिला, अपने को सूचना मिला, उसको क्या कहेंगे, उद्दीपन। उसको क्या कहेंगे हम, उद्दीपन। यानी किसी क्रिया की हम बात कर रहे हैं। आपने को कोई चाटा मारा है, आपने कोई चाटा मारा, तो जो चाटा मारा ना वो उद्दीपन है। अब अपने को दर्द के रूप में सूचना मिल गया भाई कि अपने को चोट लग गया, उफ चोट लग गया। अब ये चोट जो है ना दिमाग को हंट करेगा, अरे बिना मतलब का चाटा मारा है, दिमाग कहेगा घुमा एक, तुम भी हाथ जाके देगा एक। तो अपने को उद्दीपन मिला, क्या मिला अपने को, उद्दीपन मिला उस चाटा के रूप में, उस चाटा के रूप में अपने को उद्दीपन मिला। वो चाटा क्या अपना उद्दीपन है। हमने किसी चीज को देखा तो वो चीज क्या है, वो उद्दीपन है। अब हमें हटना है वहां से कि रहना है, अब ये दिमाग बताएगा। अपने कोई गंध मिला, वो उद्दीपन के रूप में मिला, सूचना के रूप में मिला। हम उसी को उद्दीपन की बात करें, हम उसी को उद्दीपन कहते हैं, जिसको स्टिमुलस कहते हैं, जिसके प्रति अपना जो है ये नर्वस सिस्टम जो है वो काम करे, जिसके प्रति काम करे। प्रति काम करने का मतलब क्या, हमको कोई अगर सूचना मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट में अपने को कौन सा काम करना है ये अपना मस्तिष्क डिसाइड करेगा। जैसे हमने कहा कि चाटा अगर लगा है अपने को, तो चाटा जब अपने को लगा है तो अब अपने को क्या करना है, चाटा देना है कि रुकना है, उसके प्रति अब काम तो करना पड़ेगा ना। तो अपने को उद्दीपन मिला चाटा के रूप में, किसी चीज को देखे उद्दीपन के रूप में। अब भैया हमारे अपने को जो क्या बोलते हैं, कोई गंध आ रहा है, वो उद्दीपन के रूप में आ रहा है। तो ये उद्दीपन होता है, जिसको स्टिमुलस कहते हैं, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक प्रतिवर्ती क्रिया की हम यहां पे बात कर रहे हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब क्या होता है, यह एक तेज और स्वतः और अनैच्छिक क्रिया होती है जो किसी उद्दीपन के तुरंत बाद होती है। यानी कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो किसी उद्दीपन के तुरंत बाद हो, ठीक है, उद्दीपन के तुरंत बाद हो और तेज और जल्दी से हो, ठीक है ना। और ये स्वतः होता है, आप नहीं करते हो, आप नहीं करते हो। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो, हाँ क्लास में बैठे हो तो थोड़ा सा खच्चर दोस्त होते ही होते हैं, कोई बदमाश टाइप का होता ही होता है। अब वो क्या करता है, वो आपके पिछवाड़े में पिन चुबा दिया, तो आप ऐसे हटते हो ना, क्यों हटे, प्रतिवर्ती क्रिया हुई, क्या हुआ, प्रतिवर्ती उद्दीपन दे दिया दोस्त आपका उद्दीपन दे दिया और आप ऐसे हट गए। कहने का मतलब क्या, उद्दीपन दिया है आप हटे हो, तो क्या हुई यहां पर, प्रतिवर्ती क्रिया हुई, जल्दी हुई ना। वहां पिन चुबाने की आप जल्दी हटे, पैर में कांटा चुबाने की आप हट गए, सांप देखे नहीं कि रुक गए, गर्म वस्तु हाथ में, हाथ से छुए नहीं कि तुरंत हटा लिए। तो ये क्या है, ये उद्दीपन के प्रति तेज और तुरंत की जाने वाली क्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और ये आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होती है। अब मान लो कि हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, सामने ट्रक आ गया तो आप रुक जाओगे तुरंत, वो आपकी इच्छा के अनुरूप थोड़ी हुआ है। आप कहीं साइकिल से जा रहे हो, कोई सामने आ गया, आपका ब्रेक तुरंत लग जाता है, वो आपकी इच्छा के अनुरूप थोड़ी हुआ है। आप चाहे थोड़ी ब्रेक लग जाए, ब्रेक लग गया। क्यों, शरीर जानता है अपने को सुरक्षित कैसे करना है, और शरीर अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ती क्रिया करता है, क्योंकि पता है इंसान लापरवाह होता है। इंसान लापरवाह होता है, दिमाग से सोचेगा, विभिन्न प्रकार की चीजें दिमाग में आएगी, पता नहीं वहां से हाथ हटाएगा कि नहीं हटाएगा, ट्रक के सामने रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, साइकिल का ब्रेक लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, कोई पिन चुभाया तो वहां से हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा, पता है, शरीर को पता है। तो शरीर अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानता है, ओके ना। तो यहां पर वही बात कही जा रही है कि प्रतिवर्ती क्रिया भी क्या है, एक तेज और स्वतः और अनैच्छिक क्रिया होती है जो किसी उद्दीपन के तुरंत बाद की जाती है, तुरंत बात की जाती है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि हाँ अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा और पिन चुभ जाने देते हैं तो फिर हटेंगे, अच्छा अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा हाथ और जल जाने देते हैं फिर हाथ को हटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शरीर अपना सुरक्षा कर लेता है, वहां से तुरंत हट जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या है बाबू मेरे, अपने पास
ये दिख रहा होगा, यहां पर आग है, यहां पर क्या दिख रहा है, आग है। अब आग जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, तो ये आग को जैसे ये आदमी छुआ तुरंत हाथ हट गया, आग को छुआ तो हाथ क्या हो गया, तुरंत हटा, क्या ना 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 जल जाएंगे हम, जल्दी हटाओ यहां से। तो अब ये सारा काम जो है ये नियंत्रित कौन करता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मस्तिष्क करता ना, इसको मस्तिष्क नियंत्रण नहीं करता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। इसको नियंत्रित कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। क्यों भाई मेरुरज्जु करता है, क्योंकि मान लो कि अगर हम हाथ यहाँ पे, हाथ ऐसे गर्म वस्तु पे रख रहे हैं, अब ये सूचना लेकर के पहुंचेगा मस्तिष्क तक, तब तक देर हो जाएगी। तो सारा काम कौन नियंत्रित कर लेता है, अपना मेरुरज्जु। बोले तो रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है अपना मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना अंदर, मेरुरज्जु ऐसे करके होता है। एक आदमी हो गया, इसमें हमने लगाया होगा उसका फोटो, मैं दिखा दूं जरा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, यहां दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये बीच में बीच में बीच में, ये बीच वाला पार्ट, ये क्या है अपना, ये मेरुरज्जु, ये यही नियंत्रित करता है। क्या करता है वो मेरे, यही नियंत्रित करता है। तो अगर आपके मन में चल रहा होगा कि अच्छा प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क, नहीं, मेरुरज्जु कर लेता। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते बात जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई गांव में घटना घट रही है, तो गांव के पंचायत में मुखिया होगा पहले देखने के लिए, आखिर वो घटना सीधे पहुंच जाएगा मोदी जी के लगे। अब मोदी जी पहुंचे, मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी वहां से आए तब तक बहुत देर हो जाएगी ना। तो सबका एक तंत्र बनाया गया, सबका एक सिस्टम बनाया गया भाई, कि कैसे जो कार्य को क्रियान्वित करना है। अब मान लो कि पंचायत का लफड़ा पंचायत में ही सुलटे, ज्यादा से ज्यादा थाना तक जाए, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाए, आगे सीधे मोदी जी के पास पहुंचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंचेगा, नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट जाने में बहुत समय है, पहले नीचे से निपट ले, ठीक है, तो ताकि तो ज्यादा क्षति हो जाएगा ना फिर किसी घटना को लेकर के। तो इसी तरह अपने शरीर को ज्यादा क्षति ना पहुंचे, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसको मेरुरज्जु ही कंट्रोल कर लेता है। फिर सूचना थोड़ी देर बाद दिमाग तक पहुंचती है, अरे बाप रे बच गए, ना तो अभी तो मर ही जाते हैं, है कि नहीं, अभी तो मर ही जाते। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो अपना प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। एक होता है प्रतिवर्ती चाप। क्या होता है बाबू, प्रतिवर्ती चाप होता है, इसको समझना जरा, बहुत प्यार से समझना। अब प्रतिवर्ती क्रिया जिस पथ पर होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये प्रतिवर्ती क्रिया जो है ना, जिस पथ पर होती है ना, जिस पथ पर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। जैसे मान लो कि अपने पास उद्दीपन मिला, उद्दीपन कहने का मतलब क्या, मान लो यहां पे आग जल रहा है, ठीक है, यहां पर मान लो कि आग जल रहा है, कोई आदमी छुआ तो उष्मा के रूप में उद्दीपन प्राप्त हुआ, उद्दीपन प्राप्त हुआ। अब हाथ छुआ है, तो अब ये उद्दीपन जो है मिल गया किसको, ग्राही अंग को, त्वचा को मिला। हाथ जैसे हम गर्म वस्तु पर रखते हैं तो किसको मिलता है, त्वचा को मिलता है। अब ग्राही अंग कौन है, त्वचा है। अब त्वचा को सूचना मिल गई, अब ये सूचना जो है सीधे पहुंचेगा किसके पास, मेरुरज्जु के पास। किसके पास, मेरुरज्जु के पास। यानी अपने पास उद्दीपन मिला उष्मा के रूप में, आग जल रहा है, आदमी हाथ से छुआ, तो ये कौन ग्रहण किया, त्वचा ग्रहण किया। अब ये त्वचा जो है ना सूचना पहुंचाएगा किसके पास, त्वचा में मौजूद है कौन, ग्राही तंत्रिका, वो पहुंचाएगा सूचना किसके पास, मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु के पास जैसे ही पहुंचेगा, तो अब ये कहेगा मेरुरज्जु, जो कार्यकर अंग है, बोले तो अपना हाथ जो हम चिपकाए हैं आग पे, अब ये कहेगा मेरुरज्जु के काम कर, सुन सुन सुन, अरे जल्दी हटा यार, ये सूचना पेशी को देगा, कहेगा हटा यार, मोड़ जल्दी से फटाफट। अब ये मोड़ेगा और वहां से क्या होगा, अनुक्रिया के रूप में क्या होगा, वहां से हाथ पीछे हट जाएगा। तो अब किस पथ पे चला, यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से उद्दीपन मिला, ग्राही अंग को मिला, ग्राही अंग मेरुरज्जु को पहुंचाया, मेरुरज्जु कार्यकर अंग को बोला, सूचना दिया और कहा कि जल्दी पीछे हट, तो ये कार्यकर पेशी जो है ना वो अपना हाथ पीछे हटा लिया और अनुक्रिया हो गई। तो ये क्या हुआ, ये अपना प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती क्रिया जिस पथ पर चलती है उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हो गई बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, गर्म वस्तु है, छुआ है
उष्मा मिला, दर्द हुआ, संवेदी तंत्रिका कोशिका। दो प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है, एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, एक होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करती है, सूचना को लेती है, और प्रेरक तंत्रिका क्या करती है, जवाब में लेकर जाती है सूचना। तो सूचना लेकर जाने वाला काम प्रेरक तंत्रिका करती है और लेकर आने वाला काम संवेदी तंत्रिका करती है। तो दो प्रकार की तंत्रिका आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्राही अंग जो है वो हाथ पड़ गया है गर्म वस्तु पे, तो यहां से उद्दीपन मिला है। अब उद्दीपन जिसको किसको मिला है, ग्राही अंग को। ग्राही अंग में कौन सा, ग्राही तंत्रिका के रूप में संवेदी तंत्रिका मौजूद है। अब इस संवेदी तंत्रिका सूचना लेकर पहुंचा किसके पास, मेरुरज्जु के पास पहुंचा। हालांकि मस्तिष्क के पास बाद में जाता है, पहले मेरुरज्जु के पास जाएगा। तो मेरुरज्जु के पास जाएगा। अब इस मेरुरज्जु से सूचना तुरंत निकला, देखो यहाँ पे मेरुरज्जु है, अब मेरुरज्जु से सूचना तुरंत निकला। प्रेरक तंत्रिका जो है ना यहाँ से जवाब लेकर जा रहा है कि करना क्या है। अब ये जवाब जो है ना किसके पास पहुंचा, पेशी के पास पहुंचा। पेशी को बोला कि भाई काम कर, सिकुड़, तुम खींच, सिकुड़, सिकुड़ जल्दी। अब ये सिकुड़ेगा और हाथ जो है ना यहाँ से हट जाएगा। क्लियर। तो ये है अपना कौन, ये अपना प्रतिवर्ती क्रिया। और बाद में यहाँ पर सोचने के लिए संकेत जाएगा बाद में कि भाई सोच, अब बाद में जाएगा कि बाप रे बच गए। ठीक है, तो ये काम होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। अब देखिए अनुक्रिया, अनुक्रिया, अनुक्रिया। अनुक्रिया हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसी समय से क्या होता है अनुक्रिया, तो जो हम काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वही अनुक्रिया होता है, वही अनुक्रिया होता है। कुछ काम जो है अपने इच्छा के अनुसार करते हैं और कुछ काम अपने बिना इच्छा के कर लेते हैं। जो अपने विल पावर के कंट्रोल में होता है, जो इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होता है, वो ऐच्छिक क्रिया होती है। जो इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये अनुक्रिया तीन प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है ऐच्छिक क्रिया। क्या होता है ऐच्छिक क्रिया, ये जो है ना ये अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। और ये ऐच्छिक क्रिया जो है ना अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप होता है। किसके द्वारा होता है, अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप होता है। वो क्रिया क्या कहलाती है, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। और जो इच्छा शक्ति के अनुरूप नहीं होता है वो क्या कहलाती है, अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लो हमको हाथ उठाना है, घुमाना है, फिराना है, तो अपने इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। मुंडी इधर करना है, इधर करना है, डांस करना है, नाचना है, कूदना है, फांदना है, ये सब क्या है, ये सब ऐच्छिक क्रिया के अनुरूप है, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं इसको। अब कुछ चीजें हैं जैसे हृदय का धड़कन, हृदय धड़क रहा है, वो अपनी इच्छा शक्ति का अनुरूप नहीं है कि भाई अब काम करते हैं, बहुत दिन से धड़क रहा है, इसको थोड़ा सा आराम देते हैं। हाँ, हृदय बहुत दिनों से धड़क रहा है, इसको आप आराम देते हैं, तो पता चलेगा इसको आराम देने गए, आप ही आराम करने चले गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रिया का परिणाम स्वरूप होता है। आप सोचोगे भैया मेरे सांस हम जो ले रहे हैं वो भी अनैच्छिक क्रिया, आप सोए रहते हैं फिर भी काम हो रहा होता है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है शरीर में, वो भी आपका अनैच्छिक क्रिया है। आंख जो है ना समय समय से ऐसे ऐसे गिर जाता है, वो भी अनैच्छिक क्रिया का अनुरूप होता है। ठीक ना, तो कुछ जो है चीजें जो अपने इच्छा के अनुरूप होती है और कुछ इच्छा के विरुद्ध में होती है, जो इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो इच्छा शक्ति के कंट्रोल में है वो ऐच्छिक है, जो नहीं है वो अनैच्छिक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया भी एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया भी एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है। बस इसमें अंतर यही होता है कि इसको मस्तिष्क कंट्रोल करता है और इसको मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। ठीक है ना, इस अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क कंट्रोल करेगा और इस अनैच्छिक क्रिया को क्या करेगा, मेरुरज्जु कंट्रोल करेगा। तो आप देख सकते हो एक अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया है, एक अनैच्छिक है, एक प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती भी एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया ही होता है, लेकिन ये प्रतिवर्ती इसलिए है क्योंकि इसको मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, लेकिन अपना अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क कंट्रोल करता है। अब देखना जरा यहां से कि अब ऐच्छिक क्रिया का जो है ना अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे बोलना है, लिखना है, ये सब किसके द्वारा, अपने अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या सोचना है, सोचने का भी शक्ति वही देता है ना, सोचने का काम वही करता है। अब ये जो है मध्य मस्तिष्क द्वारा और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा जो है ना नियंत्रित की जाती है। जैसे मान लो श्वसन है, दिल का धड़कना है, हाँ, ये मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है। अब जैसे मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है कौन, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तुरंत हटा लेना, तो ये कौन करता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल कौन करता है, अपना मेरुरज्जु करता है। इतनी सी बात है बस, और क्या चाहिए इसमें। तो तीन प्रकार की प्रतिवर्ती, ये तीन प्रकार की क्रिया देख लिया, क्रिया कहो, अनुक्रिया कहो, ठीक है ना।
क्रिया कहो या फिर अनुक्रिया। अनुक्रिया कहने का मतलब किसी उद्दीपन के प्रति की गई क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, ठीक ना। किसी उद्दीपन के प्रति की गई क्रिया को ही हम लोग अनुक्रिया कहते हैं, और वो 3 प्रकार की होती है, आपने देख लिया यहां से। अब आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे, जरा प्यार से सुनना। अब मेन बात है अपना मानव तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखना, प्यार से देखना, सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर होंगी। एक बार चार्ट आप ध्यान से देख लो। देखो, मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो बेसिकली मिलकर बना होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से और किससे, परिधीय तंत्रिका तंत्र से, यानी अपना एएनएस से और सीएनएस से और क्या किससे, पीएनएस से। एक और तंत्रिका तंत्र होता है जिसको हम लोग एएनएस कहते हैं, एएनएस कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, हालांकि वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, तो फिलहाल हम 2 ही पर केंद्रित रहते हैं, ठीक है ना। तो एक एएनएस भी होता है तीसरा, तो अब उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ते, वो आगे क्लास में आपको पढ़ना होगा। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जिसको हम लोग कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र मिल करके बनाते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। ये 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र मिल करके बनाते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। अब ये इधर देखा जाए अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये जो है ना दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन मिलकर बनाते हैं, मस्तिष्क बनाते हैं, और कौन, मेरुरज्जु। ये दोनों मिलकर बनाएंगे कौन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है बाबू मेरे, वो कौन बनाता है, तो कपाल तंत्रिका, जो मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलती है उसको कपाल तंत्रिका कहते हैं। और एक होता है मेरु तंत्रिका, जो मेरुरज्जु से निकलती है। जैसे मान लो यहाँ से मस्तिष्क से तंत्रिका निकल रही है ना, तो अब जो मस्तिष्क से निकल रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग, कपाल तंत्रिका। और यहाँ पे देख रहे हो मेरुरज्जु है, यहाँ से तंत्रिका निकल रही है ना, ये सारी चीजें सारी निकल रही है ना, तो अब इसको कहेंगे हम लोग मेरु तंत्रिका। अब ये दोनों मिलकर के बनाते हैं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो एक होता है कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है, और एक होता है मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है। क्लियर ना, जो मेरुरज्जु से निकलती है बाबू मेरे। अब आगे बढ़ते हैं मस्तिष्क के, यहां पर आप देख सकते हो ये अपना मस्तिष्क है, जिसमें आपको दिख जाएगा अग्र मस्तिष्क है। यहां पर अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं जिसको हम लोग, ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसीलिए हम लोग अग्र मस्तिष्क को आपको मिल जाएगा एग्जाम के ऑप्शन में, मिल जाएगा। अग्र मस्तिष्क भी रहेगा ऑप्शन में और प्रमस्तिष्क भी रहेगा। पूछ देगा कि सोचने और समझने की शक्ति है ना, सोचने और समझने की क्रिया किस मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो आपको अग्र मस्तिष्क भी दे देगा और प्रमस्तिष्क भी दे देगा। तो इसी का एक पार्ट होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये, ठीक है ना। 2 लोब में बटे होते हैं, हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, एक इधर होता है एक इधर होता है, इधर और इधर, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क का ही ये भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से एक होता है आपका मध्य मस्तिष्क, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद से आपका होता है एक पश्च मस्तिष्क होता है, जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है। और साथ ही साथ ये मेरुरज्जु जो है आपको निकला हुआ दिख रहा है, यहीं पर होता है मेरुरज्जु, ये यहीं से जुड़ा हुआ होता है, यहीं से, और ये नीचे निकलेगा, तो मेरुरज्जु हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ये सब ग्रंथियां हैं, ये पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि है। तो ये तमाम तरह की यहाँ पर आपकी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपका ह्यूमन मस्तिष्क। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन मस्तिष्क का कौन कौन सा काम है। देखिएगा मानव मस्तिष्क में किस भाग का कौन सा कार्य है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे देखिए यहां पर अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, ये सबसे अधिक जटिल होता है और सबसे ज्यादा काम करता है ये अग्र मस्तिष्क, जिसमें आप इसको प्रमस्तिष्क में हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रमस्तिष्क बहुत ही मेजर पार्ट होता है आपका अग्र मस्तिष्क का, जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का जो मुख्य जो काम होता है इस मस्तिष्क का, वो सोचने वाला भाग होता है, ये सोचने का काम करता है। साथ ही साथ मेरे ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पर ये ऐच्छिक कार्य यानी सोचता भी है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित भी करता है और सूचनाओं को याद भी रखता है, यानी स्मरण शक्ति इसी के पास होती है।
सोचो कितना मेजर काम कर रहा है, ये कितना बड़ा काम कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है। एक तो आप देख सकते हो ये आपका सोचने का काम करता है, दूसरा आपको ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का काम करता है, तीसरा आपको सूचनाओं को याद भी यही रखता है, और उसके बाद से शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को क्या करता है, एकत्रित करता है और उसका समायोजन करता है। समायोजन करने का काम कौन करता है, ये अग्र मस्तिष्क करता है। सूचना आया है, अब उसके अनुरूप कौन सा काम करना है ये कौन बताएगा, आपका अग्र मस्तिष्क बताएगा। तो उसके क्या करता है, उस सूचनाओं को एकत्रित करना और उसका समायोजन करना कि अब उसके अनुरूप, मान लो कोई थप्पड़ मारा है, अब उसके अनुरूप अपने को कौन सा काम करना है, उसको माफ कर देना है कि कूट देना है पकड़ के, हाँ मार देना उसको माफ करना है फिर कूटना है पकड़ के, ये कौन बताएगा, ये अग्र मस्तिष्क ही बताएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको रेड से रखा है कि ये भूख का केंद्र भी होता है, ये भूख से संबंधित केंद्र भी होता है, यानी भूख यही लगाता है। भूख जब शरीर को डिमांड हो जाएगा ऊर्जा का, पेट में खाना नहीं रहेगा तो कहेगा भूख लगा दे, अब इंसान को भूख लगेगा और खाना मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वाला काम बाबू मेरे करता है। साथ ही साथ अगर मध्य मस्तिष्क की हम लोग बात करें तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ये करते हैं। अनैच्छिक क्रिया मैंने आपको बताया था, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जिसमें आता है पुतली के आकार में परिवर्तन। पुतली जो बीच में जो छिद्र दिखता है ना, ये काला काला करके वो कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, यानी प्रकाश जब ज्यादा आता है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है, प्रकाश जब कम होता है तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे किसमें, अपना लाइट वाले चैप्टर में पढ़ने, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वहां पे पढ़ लेंगे। अब सिर, गर्दन इत्यादि में प्रतिवर्ती क्रिया, इधर कोई चींटी काट लिया तो थप्पड़ लगाना है कि नहीं है, यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया, यहाँ कोई मारा तो फिर हटना है, फिर घुमा के मारना भी है कि नहीं। इन सब में प्रतिवर्ती क्रिया कौन करवाएगा, अपना मध्य मस्तिष्क करवा देगा। अब पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क के भी फर्दर 3 भाग होते हैं। आप देख सकते हो, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है और पोन्स होता है। ये याद रखिएगा बाबू मेरे, जो मस्तिष्क में बता रहा हूं, इस मस्तिष्क से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से, एक बार फिर से देख के वीडियो को। जैसे इसका काम होता है संस्थिति और संतुलन बनाना, ठीक है ना, सूचनाओं का परिशुद्धि करना, सूचनाओं को सही ढंग से एनालिसिस करना काम किसका होता है, वो काम होता है किसका, अनुमस्तिष्क का। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब इंसान दारू पीता है तो उस समय उसका कौन सा अंग प्रभावित, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो दारू पीने के दौरान इंसान का कौन, अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मेरे, इसको सेरिबेलम कहते हैं, याद रखिएगा, ये सेरिबेलम इसको कहते हैं, सेरिबेलम। ठीक है ना, ये सेरिबेलम लिख के आएगा आपको, अनुमस्तिष्क लिख के नहीं आएगा एग्जाम में। अनुमस्तिष्क रेयर केस में आपको लिखा रहता है, ज्यादा सेरिबेलम और सेरिब्रम याद रखिएगा। एक ड्रम सेरिब्रम वो बहुत बड़ा भाग होता है, वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है ना, तो दारू पीने के दौरान कौन सा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, वो आपका अनुमस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है दारू पीने के बाद, समझ रहे हो ना। तो ये वाला मामला। मेडुला का क्या होता है, ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर उसको नियंत्रित करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे उल्टी, वोमिटिंग की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग हो गया, इन सब का कौन करता है, अपना मेडुला करता है। साथ ही साथ ये श्वसन, ये पोन्स पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये पोन्स। ये पोन्स जो है ना, ये बहुत पोन्स पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं हम, हाँ पोन्स पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं। ये पोन्स जो है ना, ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बाबू मेरे, नियंत्रित कौन करता है श्वसन को, तो पोन्स करता है। कौन करता है, पोन्स करता है। क्लियर ना, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। तो पोन्स जो है ना, वो अनैच्छिक क्रिया कौन, जैसे श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। मेडुला जो है ना, वो ब्लड प्रेशर और उल्टी को नियंत्रित करता है, और अनुमस्तिष्क जो है ना, वो क्या करता है, संतुलित करता है, हमें कौन सा चीज उठाना है कौन सा चीज नहीं उठाना है ना, ये सारा बताएगा अपना अनुमस्तिष्क। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना। मस्तिष्क से लगभग जो है ना 2
2 प्रश्न तो आते ही आते हैं, है ना, 2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, 2 मार्क्स यहां से आपके बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, 2 नंबर यहां से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। अब ये काम कैसे करता है, सबसे बड़ी चीज, आखिर ये अब काम कैसे करता है, ठीक है ना, अपना मस्तिष्क काम कैसे करता है, अब ये सबसे जरूरी चीज हो गया। आप देखिए यहां पर, आइए हम लोग देखते हैं अब अपना मस्तिष्क जो है तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित कैसे करता है और किस प्रकार से किसी अनुक्रिया के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया देता है। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग इसको प्यार से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास मान लो कि तंत्रिका उत्तक है, ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लेंगे, तो एक तंत्रिका उत्तक है और पेशी उत्तक है, ये 2 चीज इसमें भाग लेंगी और इन्हीं दोनों के बीच क्या करना, अब समन्वय बैठाने का काम करना है। अब इन्हीं के बीच समन्वय बैठाने का काम करता है, तो कैसे बैठता है देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले ज्ञानेंद्रिया में क्या लगा है, ग्राही तंत्रिका लगा है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिया को मिला क्या, उद्दीपन। उद्दीपन कुछ भी हो सकता है, प्रकाश के रूप में हो सकता है, आपके साउंड के रूप में हो सकता है, स्वर के, ये ध्वनि के रूप में हो सकता है, आपके ताप के रूप में हो सकता है, गंध के रूप में हो सकता है, स्वाद के रूप में हो सकता है। तो उद्दीपन आपका कुछ भी हो सकता है। तो अब ये उद्दीपन जो है वो मिला ज्ञानेंद्रिया को, ज्ञानेंद्रिया में मौजूद है कौन, ग्राही तंत्रिका, और ग्राही तंत्रिका जो है ना वो संवेदी तंत्रिका को ट्रांसफर कर देगा। ग्राही तंत्रिका जो है ना, यहाँ पे संवेदी तंत्रिका ही ग्राही तंत्रिका का काम बाबू मेरे वो करता है। तो ये सूचनाओं को ले जाने का काम करते हैं कौन, ये सूचना को ले जाने का काम करता है कौन, संवेदी, सूचना ले जाने का काम करता है। किसका काम है, अपना संवेदी तंत्रिका का। तो ज्ञानेंद्रिया में सूचना मिला, दे दिया संवेदी तंत्रिका को, संवेदी तंत्रिका जो है ना केंद्रीय यानी सीएनएस के पास पहुंचे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास पहुंचे। अब वहां पे सूचनाओं का क्या होगा, संशोधन होगा, सूचनाओं का एनालिसिस होगा वहां पर कि अच्छा कौन सा सूचना मिला है अपने को, कौन सा सूचना मिला है। रोटी अपने को बनाना है, ठीक है, रोटी हमने डाल दिया तवा में, अब रोटी जल रहा है कि नहीं जल रहा है ये आंख देख रहा है ना, तो आंख को सूचना मिला ना कि भाई रोटी जल रहा है, पलटना है उसको, आंख तुरंत देगा किसको, संवेदी तंत्रिका को, पहुंचेगा, पहुंच दिमाग के पास। अब दिमाग के पास सूचना पहुंचा, दिमाग अगर मान लो लेजी रहेगा, कहेगा कौन पलटने जाए यार, 5 मिनट रुको, और पता चलेगा रोटी जल के खत्म हो गया। तो अब सूचना जैसे दिमाग के पास पहुंचा तो दिमाग एनालिसिस किया, अरे भाई पलटना पड़ेगा नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तो अब सूचना भैया मेरे संशोधित हो गया सूचना। अब वो सूचना किसको दिया जाएगा, प्रेरक न्यूरॉन को दिया जाएगा। अब ये निर्णय ले लिया, कह दिया कि नहीं अब पलटना है, अब ये पलटना है, तो अब किसको देगा, प्रेरक न्यूरॉन को। तो ये सूचना ले जाएगा, ये क्या करेगा, सूचना को, ये सूचना ले जाने का काम करता, ले आने का काम करता है, ये सूचना लेकर आता है, ठीक है ना, और सूचना ले जाने का काम करता है। अब ये मस्तिष्क से सूचना लिया और लेकर के पहुंचेगा कहां, अब ग्राही अंग के पास, उस अंग के पास पहुंचेगा, कहेगा कि भाई अब करना क्या है, आपको मस्तिष्क साहब जो है आदेश दिए हैं, अब तुमको रोटी पलटना है, अब तुम रोटी पलटो। तो अब हाथ कहेगा ठीक है पलट देते हैं, हाथ पलट दिया, हाथ अपने से काम नहीं कर रहा, यहां से ये कहा कि रोटी पलटना है तो पलट दो, अब पलट दिया रोटी। तो अब यहां से रोटी जैसे ही पलटा गया, अनुक्रिया हो गया, अनुक्रिया हो गया। तो इस प्रकार से बाबू मेरे अपना तंत्रिका तंत्र काम करता है कि पहले ग्राही अंग से सूचना लेता है, संवेदी तंत्रिका जो है सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास पहुंचाती है। अब यहाँ पर सूचनाओं का संशोधन होता है, एनालिसिस होता है, फिर निर्णय निकलता है, निर्णय निकल के प्रेरक न्यूरॉन को दे दिया जाता है। अब ये सूचना को लेकर पहुंचेगा वहीं पे जहां पे घटना घट रही है, वहां पे पहुंचेगा, क्या करे, हाथ हटा, पलट रोटी को, जल जाएगा, तो रोटी पलटवा दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से सूचना भैया हमारे यहां से चलते हुए और ये पेशी उत्तक से होते हुए अपने कार्यकर पेशी के पास पहुंच जाता है। बात क्लियर ना। तो इस प्रकार सूचना बाबू मेरे चलता है, रेगुलर चलता है, जब कोई उद्दीपन मिलेगा आपको काम हो जाएगा। क्लियर ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखना जरा ध्यान से सब लोग मिलकर के प्यार से, अब इसकी कुछ सीमाएं हैं
जिसको जानना बेहद जरूरी है। इसकी क्या क्या सीमाएं हैं देखो। किसकी सीमा बाबू मेरे? तो यहां पर आप देख सकते हो ये सीमा किसकी है, तो आपका ये विद्युत संकेत की सीमा, जो विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं जो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो विद्युत आवेग के रूप में जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह जो सूचनाएं ट्रांसफर हो रही हैं, इसमें क्या है बाबू मेरे? विद्युत संवेग। क्या है? विद्युत संवेग जो है वो उन कोशिकाओं तक ही पहुंच सकता है जहां बस केवल क्या हो, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई हो। अब मान लो कि जो अंग तंत्रिका तंत्र से बाबू मेरे जुड़ी हुई नहीं है, जो तंत्र तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई नहीं है, वहां तक सूचना कैसे पहुंचेगा बताइए। अब मान लो कि अपने को सूचना यहां पहुंचाना है, ये तंत्रिका तंत्र है अपना, ये अपना तंत्रिका तंत्र है। अब यहां तक सूचना कैसे पहुंचेगा, ये तो इससे जुड़ा ही हुआ नहीं है। तो अगर मान लो सूचना यहां तक पहुंचाना है तो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो एक तो ये है लिमिटेशंस, उसके बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता है। अब एक बार अगर विद्युत आवेग जो है उत्पन्न हो गया, अगर हम किसी चीज को एक बार देख लिए, जैसे मान लो कि प्रकाश को हम देख लिए, एक बार मान लो कि प्रकाश अपने पास है, किसी वस्तु को हम देख लिए, अब उसके अनुरूप अपने को काम करना, तो वो सूचना अपने को मिल गई। अब इस सूचना का जब तक समायोजन नहीं हो जाता, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसके प्रति काम, तब तक दूसरा आवेग उत्पन्न नहीं होगा, तब तक नया आवेग जो है ना उत्पन्न नहीं होगा, नया चीज का संशोधन बाबू मेरे अपने दिमाग में नहीं होगा। यानी एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि को सुचारू रूप से करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिकाएं लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, वो बार बार उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। यानी एक बार मिल गया, ये कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं उत्पन्न होगा। तो एक ये लिमिटेशंस हो गए। अब ये पौधे में किसी प्रकार की तंत्रिका तंत्र नहीं होती, तो फिर पौधे में भी किस प्रकार से काम होता है? पौधे में भी तो काम हो रहा होगा ना, क्योंकि उसमें नियंत्रण और समन्वय होता ही नहीं है बाबू, उसमें भी होता है, ठीक है ना, उसमें भी होता है। तो अब आइए हम लोग अब पौधे वाला मामला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बाबू मेरे? पौधे वाला मामला। तो अब पौधे में क्या होता है इसको जरा समझिएगा। अब पौधे में क्या होता है इसको समझिएगा। पौधे में नियंत्रण और समन्वय जो है वो टोटल गति पर निर्भर करती है, ठीक है ना, किस पर निर्भर करती है? गति पर निर्भर करती है। अब यहां पर गति बाबू मेरे यहां पर देख सकते हो दो प्रकार की होती है। एक तो गति होती है वृद्धि के कारण गति होती है, ठीक है ना, एक तो वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, एक तो वृद्धि होता है जिस पे गति का कोई मतलब असर नहीं होता है, और एक जो है ना, एक जो है गति वो वृद्धि पर निर्भर करती है। दो प्रकार की गति यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक गति जो है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है, और एक गति जो वृद्धि पर निर्भर होती है, ठीक है। अब कहोगे गुरुजी क्या मतलब है? जैसे मान लो कि हमारा हाथ भी तो गति कर रहा है ना, हम हाथ भी तो गति कर रहा है, अपना हाथ भी तो काम कर रहा है, हम मुंह भी तो बोल रहा है ना, तो ये गति ही तो है, कहीं ना कहीं तो गति ही तो हो रहा है। तो अब पौधे में भी तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ना। तो दो प्रकार की गति यहां पर आपको देखने को मिलेगी, एक तो जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होता है गति, और दूसरा जो वृद्धि पर निर्भर होता है। तो जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होता है उसमें क्या होता है मेरे? उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया हो जाता है, तुरंत। जैसे मान लो कि छुई मुई के पौधा हम छूते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। छुई मुई को पौधा जैसे छूते हैं तो क्या होती है? उसकी पत्तियां तुरंत सिकुड़ जाती है। अब मामला इसमें क्या है बाबू मेरे? जैसे पत्तियां सिकुड़ी, तो ये क्यों सिकुड़ी? क्योंकि इसमें जल के सांद्रता में परिवर्तन आता है ना, ये जल में परिवर्तन के कारण, जल की उपस्थिति के कारण जो ऐसा होता है। जैसे पत्तियों को छुए, जल वहां से निष्कासित होना शुरू हो गया, पत्तियां ऐसे सिकुड़ गई, फिर कुछ समय बाद उसमें जल जैसे भरेगा पत्तियां फिर सीधी हो जाएंगी, जैसे छुए पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये जल के कारण बाबू मेरे होता है, पत्तियां सिकुड़ती है। और दूसरा वृद्धि के कारण जो है वो गति होता है, वो क्या होता है देखना, यह एक दिशिक गति होती है, एक दिशा में होता है गति, जिसको हम लोग अनुवर्तन गतियां भी कह सकते हैं, और ये उद्दीपन के कारण होती है। अब ये उद्दीपन क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है उद्दीपन, सूचना किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। जैसे मान लो कि अपने पास एक होता है अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, यानी प्रकाश की ओर
गति। किसकी ओर गति? प्रकाश की ओर गति। तो जैसे मान लो सूर्यमुखी अपने पास है, क्या करता है? प्रकाश की तरफ वो घूमता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो किसी पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो सूरज का प्रकाश जिधर मुड़ता है उधर ही मुड़ जाता है, तो इसमें समय लगता है, ये वृद्धि के कारण मुड़ता है। छोटा सा पौधा लेकर आओगे और एक डब्बे में रख दोगे, छिद्र करके धूप में रख देना, जिधर से धूप निकल रहा होगा ना पौधा उधर ही गति करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की तरफ गति हो गया। एक होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कहने का मतलब गुरुत्व यानी अपने गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति। जैसे मान लो कि पौधे का जो प्रारोह होता है, बरगद के पेड़ में प्रारोह देखे हो, तो ऊपर से क्या होता है? वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो पौधे का जो प्रारोह होता है वो नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण गति, ठीक है ना। अब उसी की तरह यहां पे देख सकते हो रसायनानुवर्तन। अब ये रसायन के प्रति जो है ना ये गति हो गया, तो रसायन के प्रति गति हो गया, तो ये किस में होता है? बताइए जल्दी से सब लोग मिल करके, ये किस में होता है मेरे दोस्त? तो पराग कण का अंडाशय की तरफ गति। पराग नली में जो गति होता है ना, पराग कण का गति आप कह सकते हो पराग कण का गति किधर? अंडाशय की तरफ। तो ये क्या होता है? ये रसायन के कारण होता है, ठीक है। उसी तरह से आप जलानुवर्तन, तो जड़ का जल की तरफ जो गति होता है उसको हम क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। तो आपने यहां पर देखा, एक होता है प्रकाश की तरफ गति होता है, तो पौधे का जो ऊपरी सिरा होता है प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। उसका से गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी प्रारोह जो होता है ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे बढ़ते 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 धरती में आके जुड़ जाता है उसके साथ, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गति हुआ। एक रसायनानुवर्तन जिसमें परागकण जो है वो अपने वर्तिकाग्र से क्या होता है? परागकण, ये पराग नली बनता है, उसी के माध्यम से सीधे पहुंचेगा कहां? अपने अंडाशय के पास। तो वो क्या हो गया? अपना रसायनानुवर्तन हो गया। और एक होता है जलानुवर्तन, जिसमें क्या होता है? जड़ की गति होती है। किसके तरफ? जल की तरफ। हर पौधे की जड़ की गति किसके तरफ? जड़ की तरफ, जल की तरफ होती है, तो उसको जलानुवर्तन हम लोग कह देते हैं। तो ये अपना वृद्धि के कारण गति हो गई बाबू मेरे, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ हार्मोन्स है बाबू मेरे, एक पादप हार्मोन है और एक जंतु हार्मोन है। एक पादप हार्मोन है बाबू मेरे यहाँ पर। अब पादप हार्मोन के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, जान लेते हैं, फिर अपना खेल खत्म हो जाएगा। फिर जंतु हार्मोन है बाबू मेरे। अब देखो, चूंकि किसी प्रकार की कोई तंत्रिका नहीं होती है अपने पौधे में, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो वहां पर कौन कंट्रोल करता है बाबू मेरे? तो अपना पादप हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर रासायनिक तंत्र ही काम आता है। कौन काम आता है? रासायनिक तंत्र ही काम यहाँ पर आता है। तो इसमें आप देख सकते हो पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है बाबू मेरे? अब ये वो रसायन होता है जो पौधे की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक है ऑक्सीन, ऑक्सीन नामक हार्मोन। आपसे पूछा जाएगा पौधे के कितने हार्मोन होते हैं, तो आप देखना 4-5 होते हैं मेरे दोस्त। 5 हार्मोन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें एब्सिसिकम, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सीन होते हैं, और साथ ही साथ एथिलीन भी होता है। तो 5 हार्मोन बाबू मेरे आपको याद रखना है। ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के प्रश्न बाबू मेरे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, है ना। 1 मार्क्स के नंबर, 1 मार्क्स से तो प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे लगभग आपके, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो ऑक्सीन की बात कर रहे हैं बाबू हम यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीन का काम होता है तनों की वृद्धि करवाना और प्रकाश की दिशा में झुकाव, प्रकाश की तरफ मुड़ने में मदद करता है कौन? अपना ऑक्सीन। उसी तरह से जिब्रेलिन होता है, ये कोशिकाओं की वृद्धि करवाता है और बीज के अंकुरन करवाने में मदद करता है कौन? जिब्रेलिन करता है। साथ ही साथ साइटोकाइनिन की बात करें अगर, तो ये कोशिका विभाजन करवाता है बाबू मेरे। और क्या करता है? ये उसको वृद्धि को, उसमें वृद्धि करता है, कोशिका के साइज को बढ़ाने का काम भी करता है, ठीक ना। साथ ही साथ देखा जाए एब्सिसिक अम्ल की बात करें तो ये वृद्धि को रोकता है। तो ये प्रश्न बाबू आपसे पूछा जाता है कि पौधे में वृद्धि का संदमन कौन करता है? पौधे में वृद्धि का संदमन कौन करता है? तो वो करता है एब्सिसिक अम्ल। कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल करता है। और साथ ही साथ देखा जाए अगर, तो यहाँ पर एथिलीन आपको देखने को मिलेगा, ये फलों को पकाने का काम करता है, ठीक ना। ये फलों को पकाने का काम करता है कौन? एथिलीन। तो ये दोनों प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको स्टार मार्क कर दिया। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं प्रश्न, और अक्सर ये पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक ना।
इसी के साथ अगर हम लोग देखें अब, तो अपने पास अब एक हो जाता है अपने पास रासायनिक, जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन यहां पर अपने पास देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू हम लोग इसको हम लोग रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा ये जंतु हार्मोन है। तो अपने पास 3 4 5 जो है ना जंतु हार्मोन यहाँ पर अपने को देखना है, जो जरूरी है अपने को। ठीक है, सबसे पहला जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन जो निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन, ये प्रश्न पूछा जाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है ना ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, याद रखना। सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, जिससे वृद्धि हार्मोन निकलता है और ये शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा होगा, कौन व्यक्ति कितना छोटा होगा, ये सब नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है कौन? अपना ये करता है अपना पीयूष ग्रंथि। साथ ही साथ देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये काम करता है चयापचय क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन होंगे, वसा होंगे, इनको नियंत्रित करने का काम करता है, इनके उपापचय क्रिया को यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ देखा जाए अधिवृक्क के ऊपर पाया जाने वाला एक होता है कौन? एड्रेनलिन, यानी अधिवृक्क से निकलता है कौन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो अधिवृक्क से स्रावित होता है और इसका काम क्या होता है? डर लगता है इससे तो उस समय स्रावित होता है, जब गुस्सा आता है उस समय स्रावित होता है, जब तनाव होता है जब उस समय स्रावित होता है, या फिर जब इमरजेंसी होती है किसी चीज की उस समय स्रावित होता है। तो इन सबको नियंत्रित कौन करता है? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक है। उसके बाद से अग्न्याशय से मेरे स्रावित होता है इंसुलिन। इसके बारे में हम कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं, और फिर मैं बता देता हूं ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसी के कारण अगर ये नहीं निकलता है तो अपने को डायबिटीज हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखा जाए अपने पास गोनेट्स, गोनेट्स कहने का मतलब क्या है? ये अपना जो प्राथमिक आप कह सकते हो जनन अंग होते हैं। जैसे मनुष्यों में क्या होता है? वृषण होता है, वृषण होता है, और स्त्री में क्या होता है? मतलब पुरुष में होता है वृषण और स्त्री में क्या होती है? अंडाशय। अब इसी से स्रावित होने वाले हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन होता है ये किससे? अंडाशय से स्रावित होता है स्त्रियों के। अब ये दोनों का काम जो होता है यौन संबंधी यानी किशोरावस्था लाना, या फिर यौन संबंधी विशेषताओं में विकास करना, या फिर जननांगों के विकास में ये सहायक होते हैं। तो ये हार्मोन आप देख सकते हो टेस्टोस्टेरोन और कौन? एस्ट्रोजन। ये क्या होता है? ये जननांगों के विकास में सहायक होते हैं। कौन? अपने ये हार्मोन। तो ये अपने पास कुछ जंतु के हार्मोन थे, इसको आपको याद कर लेना, अच्छे तरीके से प्यार से देख लेना है। और उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को आपने बहुत ही भली भांति और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझा होगा। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है ना बाबू। और लाइक भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर लीजिएगा, तो बहुत बड़ा आसान होगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर।